यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। सर टाइम ऑफ सप्लाई, आई होप समझ में आ रहा है सर आपको। सर आपको ये समझ में आ रहा है कि आखिर जीएसटी की लायबिलिटी कब आती है सर? अच्छा, सप्लाई हो गया, सप्लाई क्या होता है पढ़ लिया, पर सप्लाई कब होगा, किस दिन पता पड़ेगा कि सप्लाई हुआ है? आई होप समझ में आया आपको। अरे क्लियर, पक्का, 100%? गुड। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 और 13 हमने पढ़ा। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 हमने पढ़ा। वहां हमने देखा सब सेक्शन 1 में क्या क्या देखा भाई? सब सेक्शन 1 ने बोला क्या कि लायबिलिटी कब आएगी मालिक? जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो सेक्शन नंबर 12 ने गुड्स के लिए बताया, सेक्शन नंबर 13 ने सर्विसेज के लिए बताया। और वहां दोनों में लिख दिया क्या, अक्रूल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बस गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ है ना भाई? यस। चलिए एक मस्त बात बता दूं आपको सर। पता है आपने अगर नोट किया हो कल सेक्शन नंबर 12 गुड्स वाला बच्चों, सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन यू शुड हैव इश्यूड द इनवॉइस, वो दिन, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर नोटिफिकेशन देखिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर ए के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना है, क्लोज नंबर बी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर ये एक्सेप्शन केवल सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में ही लिखा है। सब सेक्शन 3 आर सी एम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहां पर गुड्स के केस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सर गुड्स के केस में आरसीएम में लायबिलिटी कब आती है सर? इन तीन में से विचएवर इज अर्लियर। तीन कौन कौन से इवेंट? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट इन लिeu ऑफ इनवॉइस। बेटा हाँ है ना भाई? सेकंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और थर्ड डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। सुनिएगा बात को ध्यान से। मतलब मान लो मैं रेसिपिएंट हूं, आप सप्लायर से। बहुत अच्छा बेटा सर। और ऐसी सप्लाई है जिसमें गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि सप्लायर नालायक है, इनसे ना हो पाएगा और टैक्स रेसिपिएंट ही पे करेगा। आया मजा आया, मान लिया सर। और गवर्नमेंट ने वहां क्या लगा दिया बच्चे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और कौन लायबल है सर वहां पे? रेसिपिएंट। अरे कौन लायबल है? रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप मुझे गुड सप्लाई करेंगे 3 महीने बाद, पर पेमेंट मैंने आज एडवांस किया, आपको लग गए जीएसटी। क्यों? टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई क्यों आ गया? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाद में आएगा बेटा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाद में आएगा, पर पेमेंट एडवांस कर दिया बच्चों। क्लियर? आ गया टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब गुड्स के केस में सारे केस में एडवांस पे टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं है। केवल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जहां पे सप्लायर लायबल है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में, वहां मना किया कि आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों। हाय ना मालिक? क्लियर? इसको कितने फिनिशिंग के साथ पढ़ना सर, ठीक है? अब लाइफ में कोई गलती नहीं होगी आपसे सर। चलिए एक बात और दिल में बता दूं क्या आपको सर? आवाज नहीं आ रही, देखो यार। सर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 गुड्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे सर। उसमें क्या लिखा है सर? टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? इनवॉइस डेट और रेसिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। वो तो एक नोटिफिकेशन देके बोला कि आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोला टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। वापस ये नहीं बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में क्लोज नंबर बी डिलीट नहीं किया है, बी अभी भी है। उसमें अभी भी लिखा है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखो सर मैं बुक में बताता हूं आपको सर, तो मजा आएगा और भी।
हाँ जी, एक मिनट देखना, ध्यान से देखना बेटा सर। शानदार इंटरप्रिटेशन, दिमाग खराब। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 भाइयों ये रहा। और हाँ है ना सर कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? गुड्स के रेस्पेक्ट में मालिक। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? गुड्स के रेस्पेक्ट में। टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये अभी भी लिखा है सर। पर नोटिफिकेशन में 66 ऑफ 2017 15 नवंबर 2017 जब जीएसटी आया था उसके कुछ महीने बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, एडवांस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये नहीं बोला टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। अभी इसका मीनिंग समझूंगा, रुकिए एक बार पढ़ो आप। क्या लिखा है पे? द रजिस्टर्ड पर्सन, नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम को छोड़ दो बेटा, हैज बीन नोटिफाइड एज द पर्सन हु शैल पे जीएसटी एज पर सेक्शन नंबर 12(2)(a). 12(2)(a) मतलब 12(2) ये रहा और ए ये रहा, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। वापस सुना रहे, मतलब ये है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है सर। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है मतलब टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब सप्लाई हो गया। हाँ, टैक्स अभी पे नहीं करना है पर सप्लाई तो हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया। मतलब वापस सुनना, मतलब सर अगर आपका एक साल का टर्नओवर गुड्स का बेटा 1 CR है, कितना है मालिक? जो एक्चुअली आपने सप्लाई कर दिया, जिसके लिए एक्चुअली आपने इनवॉइस इश्यू कर दी है, कितना है मालिक? 1 CR। हाँ है ना सर? पर 20 लाख रुपए आपको एडवांस आए हुए सर गुड्स के। कितने? 20 लाख रुपए आपको एडवांस रिसीव हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। 1 करोड़ के आप इनवॉइस इश्यू कर चुके हो गुड्स के रेस्पेक्ट में इस साल में मान लो, एंड सर 20 लाख के आपको एडवांस रिसीव हो चुके हैं। व्हाट इज योर टर्नओवर ऑफ गुड्स? 1 करोड़ 20 लाख। क्यों? क्योंकि सर 1 करोड़ के तो इनवॉइस इश्यू कर दिया आपने, वो तो टर्नओवर का पार्ट है ही, वो तो सप्लाई हो ही गया। एडवांस रिसीव हो गया आपको, वहां पे भी सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, मतलब वो टर्नओवर का पार्ट बन गया, एंड योर टर्नओवर इज 1.2 CR। हाँ, 20 लाख पे भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एक अलग बात है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देश की जनता को समझ में नहीं आया बेटा ये बात, आपको समझ में आ गया शायद। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? सीए फाइल में एक बार क्वेश्चन था बेटा ये वाला, अच्छे से आउट, समझ नहीं आया क्या हुआ ये कि ये टर्नओवर का पार्ट कैसे बन गया। क्लियर? क्योंकि सर मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको जीएसटी का आइडिया देने नहीं आया हूं, मैं जीएसटी पढ़ाने आया हूं सर। हाँ ना मालिक? क्लियर? समझा कि नहीं समझा मेरी बात अभी आपको? यस या नो? पर उसके लिए सर क्या चाहिए मेरे को? सर आपका पूरा कंसंट्रेशन जो आपका रहता है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर? मेरे को क्या करना पड़ता है, ये बात मैं कल नहीं बोल सकता था आपको, पहले आपका माइंड मैच्योर करना पड़ता है मेरे को। क्लियर? फिर धीरे धीरे बात बतानी पड़ती है सर। अरे यस से नो सर? बात समझ में आई क्या आपको मेरी ये? अरे क्लियर? डन। तो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर एडवांस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर? हाँ ठीक है सर, इंस्टीट्यूट इस लेवल तक नहीं पूछता एग्जाम में क्वेश्चन आपको, एक अलग बात है सर, पर इसके अंदर थोड़ा हम पढ़ेंगे नहीं और कभी पूछ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं एग्जाम में ना, वो पूछ लेगा कभी तो। क्लियर? एक बार एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बन गया था ये वाला। अरे क्लियर? डन, पॉइंट खत्म होता है। अब शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, हाँ है ना सर? पक्का मालिक? डन। डन। और एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, केवल सेक्शन 12(2) के लिए है बेटा। 12(3) जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वहां पर कौन लायबल है सर? वहां पे
वहां उसने एडवांस पे कर दिया, टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी बच्चों, क्योंकि वहां पे तो विच एवर इज अर्लियर अभी भी है, पहले भी था, और कोई नोटिफिकेशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये केवल सेक्शन 12(2) के लिए, ये देख लो आप सर, है ना सर? यस, शायद आया मजा सर आपको। ओके सर, ये हो गया आपका सर सेक्शन नंबर 12 अब खत्म। सेक्शन 13 हमने कल पढ़ा था सर, सर्विसेज का। है ना सर? यस। तो सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 शायद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपको समझ में आया बच्चों। और आया लेवल आपका पक्का? डन। तो सरकार, ये था आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं बच्चों, देखना ध्यान से। मान लो आज डेट क्या बेटा? 14 फेब। वेरी गुड। माहौल सर? सर किसी सर्विस पर अभी रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 12%। पर 1 अप्रैल से उसका रेट ऑफ टैक्स चेंज होने वाला है, और होने वाला है कितना बेटा? 18%। क्लियर? अभी कितना है बेटा? जो 1 अप्रैल से बढ़ के कितना होने वाला है बेटा? 18। चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई 3 इवेंट पे डिपेंड करता है। सप्लाई हो गया मतलब कंप्लीशन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, मेरे को एक एक करके आंसर देना, आप जल्दी नहीं है सर मेरे को। सर सर्विस कंप्लीट हो गई 14 फेब को, इनवॉइस इशू कर दिया 10 मार्च को, पेमेंट कर दिया पार्टी ने कब? 25 मार्च को। बताओ रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? आवाज नहीं आ रही ओए? 12% या 18%? कोई डाउट है इसमें बेटा आपको? कोई डाउट है इसमें? क्यों तीनों इवेंट पहले हो गए सर, 12% रेट की बात खत्म ना यार। चलिए सर, सर्विसेज कंप्लीट हुई कब? 14 अप्रैल को। पेमेंट कब आया? 10 मई को। सर सॉरी, इनवॉइस कब इशू किया? 10 मई को। पेमेंट कब आया? 25 मई को। जब तीनों इवेंट रेट चेंज होने के बाद हुए, तो आप मुझे बताओ रेट कौन सी लगेगी? क्या पुरानी रेट लगेगी क्या? कोई डाउट नहीं, हाँ ना मालिक? 18% विल बी द रेट ऑफ टैक्स। यस या नो? ओके, केस नंबर 3। सर सर्विसेज कंप्लीट हो गई कब बेटा? 14 मार्च को। 1 अप्रैल से रेट चेंज हो गई, बिल इशू किया इसने कब बेटा? 10 अप्रैल को, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल। हाँ जी, सर्विसेज कंप्लीट हो गई थी कब? मार्च में, जब रेट था कितना बेटा? 12। हाँ, बिल आपने लेट इश्यू किया। टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह छोड़ो सर, आप एज ए बिजनेसमैन मत करो ना यार। अभी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, छोड़ दो सो। एज ए बिजनेसमैन मत करो, एज ए गवर्नमेंट बात करो सर आप। क्लियर? मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो सर। आप सोच के देखो, आपने मार्च में मेरे से सर्विसेज ली है, हाँ ना? मेरी सर्विसेज मार्च में कंप्लीट हो गई, और सर मैंने आपको बिल इशू किया कब? अप्रैल में, और आप पे टैक्स लगा दिया कितना मैंने? 18%। आप क्या बोलोगे मेरे को? सर मार्च में सर्विसेज दी, उस टाइम रेट था 12, और लगा रहे हो आप कितना? 18। कहां का इंसाफ? झगड़ा होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ आप? आवाज नहीं आ रही ओए? एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट क्या बोलेगा बेटा? नहीं नहीं, 18 इज ओके। इनवॉइस आपने बाद में इशू किया, 18% लगेगा। आप क्या बोलोगे? सर्विसेज मैंने प्रोवाइड कब करी? मार्च में। सर्विसेज आपने रिसीव कब करी? मार्च में, तो 12 लगेगा ना यार। इसलिए इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सर, इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 14 बना दिया। क्लियर? और सेक्शन नंबर 14 बना के बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल। सर अगर ये इवेंट हुआ तो ये टाइम सप्लाई होगा, ये हुआ तो ये टाइम सप्लाई होगा, ये हुआ तो ये टाइम सप्लाई होगा। इन वहां पे शिद्दत से डिफाइन करके बता दिया कि झगड़ा करना ही मत। एक्ट में लिख डाला। अब रेट हाई रहा है या लो रहा है, उसे हमें कंसर्न नहीं है। जो एक्ट में लिख दिया वो मानना पड़ेगा। इनफैक्ट आप मुझे बताओ, सेक्शन नंबर 14 की बात कब आएगी सर? जब तीनों ही इवेंट पहले हो जाए, क्या झगड़ा होगा? ये तीनों इवेंट बाद में हो जाए, क्या झगड़ा होगा? whenever there is change in rate of tax, whenever there is,
और इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हुआ है ना सर? या तो कंप्लीशन पहले हो गया, इनवॉइस पेमेंट बाद में है, या कभी इनवॉइस पहले आ गया, कंप्लीशन पेमेंट बाद में है, कभी पेमेंट पहले आ गया, इनवॉइस कंप्लीशन बाद में। अरे हाँ है ना भाई? कभी इनवॉइस और कंप्लीशन दोनों पहले है, पेमेंट बाद में है, कभी कंप्लीशन और पेमेंट दोनों पहले है, इनवॉइस बाद में आया, कभी इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले, कंप्लीशन बाद में आया। हाँ है ना भाई? क्लियर? और इन तीनों के बीच में रेट चेंज हुआ बच्चों, तो ऐसे केस में क्या रेट लगेगी? झगड़ा होगा ना सर। इसलिए सेक्शन नंबर 14 आया, और सेक्शन नंबर 14 ने एब्सोल्युटली डिफाइन करके बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल। ये टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में ये होगा, इस केस में होगा। 6 केस बनेंगे बेटा। कितने? 6। क्योंकि सर इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनेंगे सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। n इंटू n माइनस 1, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। सर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो मैंने बोला अभी कि कभी कंप्लीशन पहले है, ये दोनों बाद में है, कभी ये दोनों पहले है, ये बाद में है। क्लियर? ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों। और खास बात, ये 6 केस में डिपार्टमेंट ने, या सॉरी डिपार्टमेंट क्या, हम लोगों ने, एक्ट तो हमने बनाया ना यार। ये 6 केस में हम लोगों ने 6 आंसर दे दिए और बोल दिया क्या? इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा, 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 और इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा। बात खत्म। भारत माता की जय। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। अब सर वो 6 केस 6 आंसर हमको याद करने हैं बेटा, ठीक है? हाँ याद करने हैं, क्योंकि यस वहां पे कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है। एक मिनट, वहां पे कोई सिंगल लॉजिक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे 6 अलग अलग केस है और वहां पे सिंगल आंसर नहीं हो सकता सर। क्लियर सर? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 6 केस 6 आंसर दिए, वो हमको याद करने पड़ेंगे सर। एंड हाँ, वहां कोई लॉजिक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। क्लियर? कोई लॉजिक नहीं दिया, ठीक है? पर वो 6 केस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उसको एक शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है। और सर देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, शानदार तरीके से मैं आपको समझाता हूं बच्चों। इधर ध्यान। अच्छा, क्या जरूरी है क्या रेट कम से ज्यादा ही हो बेटा? हो सकता है ना कभी रेट ज्यादा हो और कम हो गई बेटा, भी हो सकता है ना यार ये। क्लियर? इसलिए विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर वाला सिस्टम नहीं है। ओके, तो सर मैं इस टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आपको चीजें समझ में आएगी। और हाँ एक बात और, 15 मिनट लगेंगे पढ़ाने मेरे को इस सेक्शन को, पर उसके बाद लाइफ में इस सेक्शन की बात कभी भी आएगी ना सर, 3 सेकंड में रिवीजन कराऊंगा। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में रिवीजन होगा आपका, मेरी गारंटी है, ठीक है? पर 15 मिनट पूरे इधर चाहिए मेरे को सर आपके। ओके, अच्छा ये सेम बॉक्स मैंने बुक में ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है? आपको मिल जाएंगे, चेक करने की जरूरत नहीं सर आपको विनीत भाई सर। ध्यान इधर। ओके ओके ओके। अरे मैं कह रहा हूँ ना ऐसा फिट करूंगा सर, दिमाग खराब एकदम। ओके सर, ध्यान इधर, ध्यान इधर, अभी पहले ध्यान इधर बेटा, क्योंकि मेरे को बॉक्सेस याद नहीं कराने हैं, समझाना है आपको सर। बोर्ड का लाइट अभी ठीक है बेटा? अभी ठीक है? ओके ठीक सर। बोर्ड का लाइट वैसे ये वाला बंद है और ये वाला बंद नहीं हो सकता है। ये बंद होगा तो यू नो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर हो जाएगा सर। सुनना, माहौल बन जाएगा बे ओ सर। जरूरी नहीं लाइट बंद हो तो ही माहौल बने सर। पॉइंट मेरा पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर मान लो, गुड, 1 अप्रैल से रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है बेटा। पहले रेट था 12%, अभी हो रहा है कितना? 18 या 28 से 5 हो रहा है, कुछ भी हो सकता है सर। वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब वो 6 इवेंट को याद करने का तरीका मैंने क्या बना रखा है, 3 केस मैंने यहां ली है और 3 केस मैंने यहां ली है, ठीक है सर? ठीक, ओके सर। यहां लिखा मैंने सप्लाई, ठीक है? ये है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सप्लाई मतलब कंप्लीशन हो गया बेटा, ठीक है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ये क्या है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ये क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा उसका आंसर बेटा। ये लिखा बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। क्या लिखा मालिक? बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो सर
ध्यान देना, सप्लाई कंप्लीट हो गया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यस। टिक का मतलब क्या है? यस, ठीक है। सर्विसेज कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है। अभी आप आंसर में देखो सर, है ना, आप पहले क्या समझिए बेटा, आंसर बताना, आंसर पढ़ाना, आंसर समझाना, उसको यहां तक फिट करना और जीवन भर याद रखना, मेरा गारंटी सर। आप तो क्या समझो सर? सर और मैं कह रहा हूं एग्जाम तो बहुत ठीक है सर, जीवन भर कभी गलती नहीं होगी, मेरी गारंटी है सर। पर ध्यान दे, 15 मिनट लगेंगे सर। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर्विसेज कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज, यस। हूं तो कर ही नहीं रहे बेटा आप लोग, इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं, चक्कर ये पड़ रहा है। सर्विसेज कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज, हाँ है ना सर? पर सर देखिए दोनों में क्रॉस कर रखा है, मतलब बिफोर चेंज नहीं हुआ, बिफोर चेंज नहीं हुआ मतलब आफ्टर हुआ, मतलब सर्विसेज कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज, यस। इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में आया, तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सर इनवॉइस और पेमेंट कोई भी अर्लियर हो, सर रेट तो बाद वाली लगेगी बेटा, हाँ है ना मालिक? एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, पहले रेट थी कितनी बेटा? 12%। कितनी थी मालिक? 12। बढ़ के बाद में कितनी होगी बेटा? 18। तो जब सर्विसेज कंप्लीट कर दी तब रेट थी कितनी बेटा? 12। अच्छा एक बात और, एक बात और, सेक्शन नंबर 14 में लिखा है क्या? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। 12 और 13 में क्या लिखा है हमें उससे कंसर्न नहीं है। Whenever there is change in rate of tax of goods or services, ये फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकलेगा और टैक्स की लायबिलिटी आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम सप्लाई आएगा बेटा, है ना मालिक? ठीक, मतलब कभी भी रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है और इन तीनों इवेंट के बीच में चेंज हो रहा है तो सेक्शन में 12 और 13 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मालिक? टाइम ऑफ सप्लाई इससे निकलेगा, ठीक है सर। सर सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज, यस। जब रेट कितनी थी बेटा? 12। अभी एक बार इसको हटाओ सर ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा सर। पहले रेट थी 12, अभी हो रही कितनी बेटा? 18। सर इनवॉइस इशू हुआ आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, हाँ है ना सर? जब रेट कितनी होगी बेटा? 18। पेमेंट कब आया बेटा? आफ्टर। जब रेट कितनी होगी बेटा? 18। तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई क्या है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इनवॉइस हो या पेमेंट हो, कोई भी अर्लियर हो, रेट कितना लगेगा बेटा? 18%। बात खत्म बच्चा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, डन, ठीक सर। केस नंबर 2 बेटा, सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज, यस। इनवॉइस इशू हो गया बिफोर चेंज, यस, पर पेमेंट आया आफ्टर चेंज, क्लियर? तो ऐसे केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब इस दिन जो रेट होगी वो लगेगी, इस दिन 12 था, 12 था, 18 था, कितना लगेगा बेटा? 12, क्लियर? सर सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज, यस। पेमेंट, सॉरी पेमेंट पहले आ गया, इनवॉइस बाद में इशू हुआ, हाँ है ना भाई? क्लियर? मतलब रेट थी इस टाइम 12, इस टाइम 18 और इस टाइम 12, तो ऐसे केस में 12% shall be the rate of tax, क्योंकि date of receipt of payment shall be the time of supply, हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? चलिए ये मैंने 3 केस आपके सामने बताया है कि बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, क्या बोला सर? बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स अगर कंप्लीशन पहले हो गया तो क्या होगा, और मैंने टेबल को जमाने के लिए आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स क्या लिखा सर? आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब मैंने 3 केस बनाया आपके लिए बेटा। सर आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सप्लाई कंप्लीट हो गया है, यस, मतलब रेट पहले कितना था बेटा? 12, अभी कितना कर दिया इन्होंने? 18, मतलब सर्विसेज कंप्लीट कब हुई बेटा? जब रेट होगी थी कितनी बेटा? 18, है ना मालिक? क्लियर? सर्विसेज बाद में कंप्लीट हुई बेटा, इनवॉइस पहले आया, पेमेंट भी पहले आ गया, तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 12% बेटा। मतलब इनवॉइस कंप्लीशन से पहले इश्यू हो गया था, पेमेंट भी पहले ही, मतलब मार्च में आ गया था बेटा मान लो, और कंप्लीशन कब हुआ बेटा? अप्रैल में, तो ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स मार्च वाली लगेगी विच एवर इज अर्लियर बच्चों, हाँ है ना भाई? यस। चलिए सर, सर सप्लाई सॉरी कंप्लीशन कब हुआ बेटा? आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इनवॉइस कब इशू हुआ? आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, पर पेमेंट
आफ्टर नहीं था, मतलब एडवांस में आ गया था। हाँ है ना भाई, पेमेंट कैसा आ गया था बेटा, एडवांस में। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, बेटा एडवांस आ गया उसे मतलब नहीं। मैंने बोला था सेक्शन में 12-13 मत लगाना बेटा, बोला था ना मालिक कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन में 12 और 13 दे देना बेटा, भले ही एडवांस रिसीव हो गया अरे क्या रिसीव हो गया सर, उसे कोई कंसर्न नहीं है, उसे कोई कंसर्न नहीं है सर। जिस दिन इनवॉइस इशू किया दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इसलिए मैंने बोला था 6 केस 6 आंसर है, आपको याद करना पड़ेगा, लॉजिक नहीं है सर यहाँ पे। क्लियर सर, याद देखिए, सर्विसेज कंप्लीटली आफ्टर चेंज, यस। इनवॉइस इशू हुआ आफ्टर चेंज, नो, मतलब इनवॉइस पहले इशू हुआ। पेमेंट रिसीव हुआ आफ्टर चेंज, यस। क्लियर। अब सर ऐसे केस में भले ही इनवॉइस आपने पहले इशू कर दिया हो, वी डोंट केयर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई और 18% टैक्स लगेगा बच्चों, हाँ है ना सर। अब लास्ट में आते थे क्या, एनर्जी हो गई कम, क्यों, अब सर ये क्या हो रहा है, याद तो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर। तो मैंने बोला ना काम मेरा है वो, मैंने बोला आप केवल सुनो ध्यान से। अरे यहां तक समझे क्या मेरी बात आप। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कोई लॉजिक नहीं दिया, 6 केस बनाए 6 आंसर दिए, 6 केस बनाए 6 आंसर दिए। अरे यहां तक समझ में आया क्या बात, आवाज नहीं आ रही होए अरे क्लियर सर। तो खास बात यह है कि सेक्शन नंबर 14 में 6 केस है और 6 आंसर है, पर अब सर इसको याद कैसे करें। तो ये चार्ट देखने के बाद, ये टेबल देखने के बाद थोड़ा एक शॉर्टकट का फॉर्मूला हमें दिखता है सर। कोई दिख रहा है क्या आपको सर? सर आप देख लो ध्यान से, क्या कोई शॉर्टकट दिखता है क्या, क्या दिखता है? नहीं, इनवर्स पेमेंट व्हिचएवर अर्लियर इज नॉट अ शॉर्टकट यार। एक एक, हाँ सर, जहां पे भी 2 इवेंट हो रहे, मेजॉरिटी विंस। अरे मेजॉरिटी विंस, देखो ध्यान से सर, ये देखिए, ये देखिए 2 जने साथ में थे, ये रेट आप देख लो सर, जहां पे भी 12 12 12 12 12 12 12 12 12, अरे हो रहा है क्या, 18 18 18 18 18 18, हाँ है ना सर। क्लियर। बट दिस इज गुड आंसर, नॉट द परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, पर परफेक्ट नहीं है सर। सर मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल एक मस्त वाला। सर पता है क्या होगा, अगर आपने मेजॉरिटी विन से आंसर निकाला तो रेट ऑफ टैक्स निकल जाएगा, अग्रीड, पर किस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो नहीं निकलेगा। एक मिनट समझाता हूं मैं आपको, मैं समझाता हूं विथ एग्जांपल। मतलब ये बच्चों कि मान लो, ये फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं, फर्स्ट केस, यहां पर सर्विसेज कंप्लीटली बिफोर चेंज, भाई पहले रेट थी कितनी बेटा 12, बाद में कितनी हुई बेटा 18। अरे क्लियर है मालिक, पहले रेट था 12, अभी हो गई कितनी बेटा 18, ठीक है। तो सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज, कब हुई कंप्लीट बेटा, कब, तारीख बोलो, 14 फेब, ठीक है सर। इनवॉइस कब इशू हुआ, इनवॉइस कब इशू हुआ, भाई मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, बताइए इनवॉइस कब इशू हुआ, आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज मतलब 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल या उससे बाद बेटा। क्लियर। डेट कौन सी है सर, कोई भी ले लो सर, 20 अप्रैल सर। क्लियर। पेमेंट कब रिसीव हुआ, वो भी आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल या उसके बाद बेटा, हाँ है ना भाई। डेट क्या ले सर, 15 मई सर, ओके। आवाज नहीं आ रही सर, अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर मेजॉरिटी विन से हम याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेजॉरिटी विन से याद किया हुआ है सर, इसलिए बता रहा हूं आपको सर। सर अगर मेजॉरिटी विन से हम याद करेंगे तो क्या होगा, बताओ टाइम सप्लाई क्या आएगा बेटा, टाइम सप्लाई निकाल ही नहीं पाएंगे आप, रेट ऑफ टैक्स निकाल लेंगे सर। मेजॉरिटी विन से 18 18 18 कर लेंगे बेटा आप, पर किस दिन किस महीने में लायबिलिटी आएगी वो पता कैसे पड़ेगा सर, वो तो ऐसे ही पता पड़ेगा ना, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर और इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में से अर्लियर कौन सा बताओ मुझे आप, आवाज नहीं आ रही हुई। 20th अप्रैल इज अर्लियर, सो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 20th अप्रैल, और टाइम ऑफ सप्लाई का 20th अप्रैल, तो 20th अप्रैल को जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा बेटा, बात खत्म सर, हाँ है ना भाई।
क्लियर। तो सर अब इन 6 केस को याद करने का तरीका क्या है, एक मस्त वाला तरीका बताऊंगा सर मैं आपको, एकदम मजा आ जाए जीवन में आपको सुबह सुबह सर, है ना, वो माहौल माहौल बन जाए बेटा आपके। क्लियर सर। एक काम करो, सप्लाई को मान लो क्या, बसंती। क्या मान लो बेटा, बसंती। इसको जय वीरू, नहीं ठाकुर रहने दो बेटा, उसके हाथ नहीं ना बेटा सर। बसंती जय वीरू। सर सुनो ध्यान से भाई, भाई अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। बसंती अकेली, बसंती अकेली, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी। वापस देखना, वापस। बसंती मतलब सप्लाई बेटा, बसंती अकेली, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी। बसंती के साथ कौन, जय, जय की बात मानेंगे। बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात मानेंगे। बसंती अकेली, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी। बसंती के साथ कौन, जय, जय की बात मानेंगे। बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात मानेंगे। भारत माता की जय। मतलब सर अगर आपने, देखो भले कैरेक्टर खराब हुआ बसंती का बेटा, पर पर इसकी वजह से आपका टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल सही निकलेगा सर, क्योंकि इससे केवल टाइम ऑफ सप्लाई, केवल रेट ऑफ टैक्स नहीं निकलेगा, इससे आपका वो डेट निकलेगा जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, क्योंकि वो डेट निकलेगा तो पता पड़ेगा ना किस महीने में लाइबिलिटी आएगी बच्चों। क्लियर, क्योंकि सेक्शन नंबर 12 और 13 में क्या लिखा उससे कंसर्न नहीं है। 14 केवल और केवल रेट ऑफ टैक्स के लिए नहीं है सर, 14 टाइम ऑफ सप्लाई के लिए भी है सर। और एक खास बात अगर आपने देखी हो सर, बसंती को देखा ही है बेटा आपने, पर एक खास बात बोल रहा हूं मैं आपको, एक खास बात अगर आपने नोट करी बच्चों, देखना ध्यान से। यहां डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस क्या है बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, इनवॉइस कब इशू किया है, 20 अप्रैल, 30 डेज के, पेमेंट कब आया 15 मई। कोई मतलब नहीं सर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। मतलब इनवॉइस 30 डेज में इशू किया या नहीं किया उसे में कोई मतलब, क्योंकि लिख दिया था क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सेक्शन में 12 और 13। और सर सेक्शन में 14 में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कि टाइम लिमिट के अंदर बिल इशू किया तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा सर, है ना सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं जो एग्जाम्पल लिखता हूं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल जो लिखता हूं बहुत सोच समझ लिखता हूं सर। अरे क्लियर, समझे आप मेरी बात बच्चों, पक्का, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब ये था आपका सेक्शन नंबर 14। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, wherever there is change in rate of tax, wherever there is change in rate of tax, और इन 3 इवेंट के बीच में रेट चेंज हो रहा है, तो बसंती जय वीरू, बसंती के साथ जय, अच्छा बसंती किसको मानने का, सप्लाई को, फिर जय वीरू तुम्हारी इच्छा उसको मान लो। बसंती के लिए जय वीरू साथ में, दोनों में से पहले पहुंचेगा, बात खत्म। बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात माननी। बसंती के साथ कौन, जय, जय की बात माननी, बात खत्म बच्चों, हाँ ना भाई। अरे क्लियर, ठीक सर। तो सर अब आप, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं हुआ सर, ठीक है सर। आप मुझे आंसर बताएंगे, चलेगा सर, ओके। मान लो ये कांस्टेंट रखो हर केस में, इसको हटाओ टेबल को, ठीक है। ये कांस्टेंट रखना हर केस में कि 1 अप्रैल को रेट चेंज हो रही है सर, अब रेट ज्यादा हो रही है कम हो रही है वो छोड़ देना बेटा आप, ठीक है। आप मुझे बताएंगे बेटा, मान लो सर्विसेज रेट थी पहले 12%, अभी हो रही कितनी 1 अप्रैल से 18%, ये भी कांस्टेंट मान लो सर आप। सर 31 मार्च को ही आपने बिल इश्यू कर दिया और पेमेंट भी 31 मार्च या उससे पहले आ गया, पर सर्विसेज आपने बाद में प्रोवाइड करी बेटा, बताओ।
रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? 12 या 18? पक्का? ठीक सर। मान लो क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट कर दिया मार्च में, पर कंप्लीशन अप्रैल में ही होगा साहब। इनवॉइस भी आपने अप्रैल में इश्यू किया, बताओ रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? पक्का? 100%? 100%? चलिए सर, आपने इनवॉइस मार्च में इश्यू कर दिया, कंप्लीशन बाद में होगा सर, अप्रैल में। पेमेंट भी क्लाइंट अप्रैल में देगा, बताओ रेट कौन सी लगेगी? 18%? पक्का बच्चों? ठीक सर। यही अगर क्लाइंट ने पेमेंट मार्च में किया होता एडवांस, और आपने बिल भी मार्च में इश्यू कर दिया होता, भले ही कंप्लीशन कब होगा बेटा? अप्रैल में। सर बताओ रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा बेटा? पक्का? 100%? अरे यस या नो? क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद हो रहा है ना सर आपको? याद हुआ ना सर आपको? ठीक है सर, थोड़ा सा और लगेगा, चलेगा सर आपको? ठीक है, अब अगली बात सुनिए ना सर। अच्छा, यहां तक पता है क्या हुआ? हर क्वेश्चन, हर आंसर आपका सही होगा सर, पर अगली बात सुन ली, देन यू विल बी अ कंसल्टेंट। सुना बात को ध्यान से। मान लो आज डेट क्या है बेटा? 14 फेब। अपने को पता है क्या? 1 अप्रैल से रेट चेंज हो रही है सर। अभी रेट कितना है बेटा? अभी रेट 12। 14 फेब बेटा डेट थी बेटा, डेट सर। समझा? एकदम सर। अभी रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 12। 1 अप्रैल से कितना होने वाला है बेटा? 18। आपका क्लाइंट जो है बेटा, वो क्लाइंट बोलता है साहब टैक्स जितना हो उतना कम लगे, वो ठीक रहेगा। अच्छा, आपका क्लाइंट ऐसा है जिसको पूरा आईटीसी मिलता है, क्या मिलता है बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिलता है, तो आप 12 लगाओ 18 लगाओ, बहुत ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल का फर्क पड़ता है सर, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ है ना भाई? पर अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जिसको क्रेडिट नहीं मिलता है, या एंड कंज्यूमर है सर, या कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, मतलब कुल मिलाकर उसको क्रेडिट नहीं मिलता है सर, तो वहां 12 18 में फर्क पड़ जाएगा ना यार, बचा जाए यार। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। मान लो आपका क्लाइंट ऐसा जिसको क्रेडिट नहीं मिलता है, कुल मिलाकर टैक्स कम लगना चाहिए सर। 1 अप्रैल से आपको पता है रेट चेंज होने वाली है सर, और रेट बढ़ने वाली है। आज आपको 14 फेब को पता पड़ गया कि 1 अप्रैल से रेट चेंज होने वाली है सर, पर आपकी सर्विसेज भी मार्च या उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगी सर, ये कंफर्म बात है सर। मान लो आपको पता है क्या, आपकी सर्विसेज 25 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी सर, 25 मार्च को आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता है बेटा। ऐसा क्या आप करेंगे जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ टैक्स बच जाए? क्लाइंट भले ही पेमेंट बाद में करे, इनवॉइस 31 मार्च उससे पहले पहले इश्यू कर देना, तो क्या होगा बेटा? बसंत के साथ जय आ गया। सर क्या हो गया? सर मार्च की रेट लग जाएगी, मार्च ही टाइम सप्लाई आ जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई? हाँ, बस इसमें ये हो जाएगा कि टैक्स भी आपको मार्च में पे करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना सर? क्योंकि टाइम सप्लाई भी मार्च आ जाएगा बच्चों, यस या नो? पक्का? चलिए सर, सेकंड केस समझ में आया ना ये वाला बेटा आपको, कि कंप्लीशन मार्च में हो रहा है, इनवॉइस भी मार्च में इश्यू कर दो सर, तो सर ऐसे कैसे मार्च की रेट लग जाएगी बच्चा आपकी, क्लियर? अप्रैल वाला इंक्रीज रेट नहीं लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई? चलो इसी केस में मान लो, आवाज नहीं आ रही भाई, अभी रेट कितना है बेटा? 12। 1 अप्रैल से कितना होने वाला है? 5। सर अभी रेट कितना है बेटा? 12। 1 अप्रैल से कितना होने वाला है सर? 5। और आपको पता है सर्विसेज तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगी साहब, क्या करने का ऐसे केस में सर? क्या करने का सर? क्लाइंट पेमेंट लेके आ भी जाए, उसको बोलना भाई 1 अप्रैल को पेमेंट देना,
अभी मत दे। और इनवॉइस भी 1 अप्रैल को इशू कर देना, या 1 अप्रैल कभी भी इशू कर देना उसके बाद बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इससे क्या होगा? बसंती अकेली है, अरे बसंती अकेली, जय और वीरू दोनों बात में बेटा। अब जय और वीरू दोनों में से विच एवर अर्लियर। क्लियर? अप्रैल का रेट लगेगा, अप्रैल का रेट कितना बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए, बात खत्म बच्चों। और हाँ, या 30 दिन के बाद भी बिल इशू करोगे चल जाएगा बेटा। अगर इनवॉइस 30 डेज के बाद भी इशू किया ना बेटा तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा नहीं कि 30 डेज में बिल इशू हो तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। क्या लिखा है क्या सर? क्लियर? तो ऐसे केस में क्या करने का? अगर रेट चेंज होकर कम होने वाला है, क्लियर, कंप्रेशन पहले भी होने वाला है, तो सर जानबूझ से क्या करने का बेटा? बिल भी बाद में इशू करने का, पेमेंट भी बाद में लेने का। इससे क्या होगा? बाद वाली रेट जो होगी वो लग जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई भी बाद में आएगा बेटा। हाँ है ना भाई? हाँ, इनवॉइस लेट इशू किया आपने तो एक वायलेशन किया लॉ का, उसका एक छोटा मोटा पेनल्टी अलग से लग जाएगा, एक अलग बात है, बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं होती सर उसकी भी। क्लियर? अब देख लेना कितना अमाउंट का फायदा आपको हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो सर। यस नो? केस नंबर 3, मान लो अभी रेट कितना है बेटा? 12, बढ़ के कितने होने वाला है? 18 होने वाला है सर। और आपको पता है कि सर्विसेज तो अप्रैल या उसके बाद ही कंप्लीट होगी, पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती सर। है ना मालिक? मान लो ऑडिट है बेटा, ऑडिट तो बाद में होगा ना सर, 31 मार्च खत्म होने के बाद ही होगा ना सर। आपको पता है सर्विसेज तो बाद में ही कंप्लीट होगी सर। क्या करने का सर? अभी रेट 12, बाद में होने वाला 18 सर, और सर्विसेज बाद में ही कंप्लीट होने वाली, क्या करने का सर? इनवॉइस पहले इशू कर दिया सर, हाँ, पेमेंट भी एडवांस ले लो। अगर क्लाइंट पेमेंट एडवांस दे देता है, आप बिल भी मार्च में इशू कर देते हो, तो रेट कौन सा लग जाएगा बेटा? मार्च वाला लग जाएगा, 12 लग जाएगा, 18 नहीं लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? भले कंप्लीशन बाद में हो रहा है बेटा। यस या नो? सर लास्ट केस, लास्ट क्वेश्चन, मान लो आपको पता है सर्विस कंप्लीशन तो बाद में होने वाला है सर यार, आपको पता है सर्विसेज तो बाद में ही कंप्लीट होगी रेट चेंज होने के बाद सर। ठीक है, अभी रेट कितना बेटा? 12, 1 अप्रैल से कितना होने वाला है सर? 5। Currently the rate of tax is 12% and now it will get reduced to 5% with effect from 1st of April. सर्विसेज कंप्लीट कब होगी बेटा? अप्रैल में। क्या करने का? क्लाइंट तो पेमेंट लेके आ गए, लो सब पेमेंट ले लो, पेमेंट ले लो, कोई तकलीफ नहीं, पर बिल इशू मत करना। बिल कब इशू करना? 1 अप्रैल है उसके बाद इशू करना। क्या हो जाएगा उससे सर? टाइम ऑफ सप्लाई बात का आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बात का आएगा, मतलब रेट ऑफ टैक्स 5% लगेगा। भारत माता की जय। आया मजाक ही नहीं आया सर? हाँ है ना? देखो दो तरीके होते हैं बच्चों, एक तो सेक्शन याद कर लो, क्वेश्चन सोल्व कर लो, बात खत्म है सर। अभी मैं कह रहा हूँ एग्जाम छोड़ो सर, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी सर आपको अब। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दो सर, क्वेश्चन क्या है? जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेटा। ठीक है, आपने तो उस लेवल से सोच लिया है कि क्या करना चाहिए यहाँ पे, आप तो प्लानिंग स्टेज में पहुंच गए सर। समझे मेरी बात बच्चा, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है ये पता है आपको, तो सर क्या करना है आपको ऐसे ही पता पड़ जाएगा सर। अरे क्लियर, पक्का, डन। अच्छा, देश कौन सा बेटा अपना? अब लोग इतने जोरदार सर, इसमें क्या हुआ? एक तकलीफ आई यार, अभी भी आपने मुझे बोला कि मान लो अभी रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 12, इंक्रीज होकर कितना होने वाला बेटा? 18। और आपको पता है सर्विसेज तो बाद में ही कंप्लीट होने वाली है सर, सर्विसेज तो बाद में ही कंप्लीट होगी। अब रेट ऑफ टैक्स कम लगाना है, क्या करेंगे बेटा इसके लिए? इनवॉइस तो आपने क्या किया? मार्च में इश्यू कर दिया सर, 31 मार्च को इश्यू कर दिया, फटाफट बिल इश्यू कर दिया। क्लाइंट को क्या बोलेंगे सर? पेमेंट तो एडवांस कर देगा, तो रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा, 12 लगेगा अभी वाला, नहीं तो बाद में रेट बढ़ेगा, वो लगेगा तेरे को। हाँ ना भाई? अरे यस या नो? क्लाइंट ने आपको पेमेंट 18 अप्रैल को दिया बेटा। कब दिया बेटा आपको? 18 अप्रैल को। अच्छा देखना एक बार स्क्रीन पे सर, संतोष भैया, मतलब कंप्लीशन कब था बेटा?
अप्रैल के बाद बेटा, क्लियर? मान लो कब था बेटा, 20 अप्रैल, या चलो 15 अप्रैल समझ लो। चलो, आपने इनवॉइस कब इशू किया बेटा? और रेट ऑफ टैक्स? फर्स्ट अप्रैल से रेट ऑफ टैक्स 12 से 18 हो रहा है। आप मुझे बताओ इस केस में क्या होगा बच्चों? आवाज नहीं आ रही ओए। क्यों 18? क्योंकि कंप्लीशन बाद में, पेमेंट भी बाद में, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला सर ऐसे केस में तो 18% लगेगा और हम टैक्स नहीं बचा सकते। क्लाइंट ने बोला सर मैं आपके पास आया हूं, आपका नाम है यशवंत मंगल, कुछ तो आइडिया होगा आपके पास। पेमेंट तो मैं बाद में दे पाऊंगा साहब, देखो आज पेमेंट नहीं है, बैंक में पेमेंट आएगा तो मैं आपको पेमेंट कर पाऊंगा ना यार। पेमेंट तो मैं बाद में करूं, पर कुछ तो आइडिया दो सर। तो लोगों ने क्या किया, ठीक है सर, सर मैंने सर्विसेज कंप्लीट करी बेटा, कब? 15 अप्रैल को। इनवॉइस इशू किया 31 मार्च को, वो मैं वो पेमेंट दे रहा कब? 18 अप्रैल को। पर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी कब की? 31 मार्च की। उसको भी बोल दिया कि तू तेरी बुक्स में एंट्री मार दे कब? 31 मार्च की। मेरे को चेक दे दे तू पहले, और चेक मैं डालूंगा कब? 18 अप्रैल, उसके बाद डालूंगा बेटा बैंक में। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब सर क्या हुआ, 31 मार्च को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, अब बैंक में पैसा कब आया बेटा? मान लो 18 अप्रैल को आ गया बेटा बैंक में। हाँ है ना भाई? क्लियर? आप मुझे बताओ सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, whichever is earlier, whichever is earlier। बताओ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कब हुई बेटा? कब हुई मालिक? क्रेडिट इन बैंक अकाउंट ऑन 18 अप्रैल बेटा। हाँ है ना मालिक? आप मुझे बताओ डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है सर? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट और actual credit in my bank account, whichever is earlier. Now whichever is earlier in this case, 31st मार्च। अब 31st मार्च अगर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो गया, 31st मार्च अगर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो गया तो पेमेंट की डेट होगी 31st मार्च, इनवॉइस डेट होगी 31st मार्च। सर भले ही कंप्लीशन कब हुआ बेटा? 15 अप्रैल। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए। 31st मार्च विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि बसंती अकेली जयवरू साथ में, whichever is earlier, 31st मार्च इज द अर्लियर। हाँ है ना भाई? 31st मार्च, 31st मार्च, ऑब्वियसली 31st मार्च इज द अर्लियर बेटा। हाँ है ना भाई? और इस दिन रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा? 12%। और भारत माता की जय। सर आया कि नहीं आया मजा है बेटा आपको? सर ऐसा लोगों ने मजे लिए, एक्चुअल मजे लिए। आपको भी लग रहा नहीं नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, कुछ तो होगा, पर ऐसा लोगों ने 1 साल तक मजे लिए सर, जिन लोगों को एक्चुअली सर्विस टैक्स ढंग से आता था बेटा। 1 साल तक लोगों ने मजे लिए। जब 1 अप्रैल 2011 को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आए थे, जो अभी हमने पढ़ा ना सेक्शन नंबर 14, ये रूल नंबर 7 हुआ करता था वहां पे सर। और 1 साल तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं पड़ा कि लोगों ने मजे लिए बेटा, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पहले पास करके। फिर 1 अप्रैल 2012 को गवर्नमेंट को समझ में, अच्छा लोगों ने मजे ले लिए हमारे सर, और गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन इशू करके वहां एक प्रोवाइजो ऐड किया, जो यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ। और यहाँ क्या लिखा बताए? whenever there is change in rate of tax, no doubt date of नहीं, मेरे को बोलने दो सर, no doubt date of entry in the books of account or date of credit in the bank account, whichever is earlier is the date of receipt of payment। पर अगर पर अगर आपके एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और
क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में कभी रेट चेंज हुआ है? देखो तो सर, इमेजिन करते जाओ सर, यहाँ पे 31 मार्च और 18 अप्रैल, इन दोनों के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है, तो ऐसे केस में हम आपको 4 दिन का वक्त दे रहे हैं, 4 वर्किंग डेज। कितना? कि जिस दिन रेट चेंज हुआ है वहां से 4 वर्किंग डे के अंदर अंदर अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा तो सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पर 4 वर्किंग डे बहुत होते हैं बेटा। अगर चेक पहले से आए हुए पड़े ना, जमा करा देना। आप डिपॉजिट नहीं किए बैंक में, इसका हम लोग कुछ गड़बड़ है सर। 4 वर्किंग डे बहुत होते हैं चेक को क्लियर होने में सर। क्लियर? और अगर 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो अब आपने एंट्री कभी भी पास करी हमें मतलब नहीं है। जब एक्चुअल क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में, दैट इज द डेट व्हेन वी विल कंसीडर इट एज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और वो दिन माना जाएगा क्या? पेमेंट रिसीव हुआ है। और पेमेंट जब रिसीव हुआ है वही क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है बेटा। क्लियर? तो सर यहां पर 4 वर्किंग डे, 1 अप्रैल, और मान लो कोई संडे वगैरह बीच में नहीं था बेटा, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ये 4 वर्किंग डे हो गए बेटा। अगर 4 अप्रैल या उससे 4 अप्रैल या उससे पहले पहले बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया होता तो 31 मार्च हमारा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हुआ होता। क्लियर? पर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कब हुआ बेटा? 18 अप्रैल को, 4 वर्किंग डे के बाद हुआ है बच्चों। 1 अप्रैल से 4 वर्किंग डे के बाद हुआ है बच्चों। तो ऐसे केस में 18th April डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा बच्चा इस केस में? 18th अप्रैल। अब 18th अप्रैल डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है, इनवॉइस की डेट 31 मार्च है, कोई मतलब नहीं है, कंप्लीशन बाद में हो रहा है बेटा। हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई क्या आएगा बेटा? 18th of April is the time of supply। हाँ है ना? डन। और 18th अप्रैल टाइम सप्लाई होगा तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा बच्चा? 18%। तो व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली। तुम चोर तो हम चुन चुन के पहुंचे हुए चोर है। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया और बोल दिया क्या दिमाग खराब मत करना सर आप। क्लियर? तो सर इस तरह का एक लूप होल था, उसको गवर्नमेंट ने प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब हिस्ट्री समझ में आई पूरी इसकी बेटा? पूरी अरे पूरी हिस्ट्री समझ में आई आपको? ये 2012 की हिस्ट्री सर पूरी, जिसको कंटिन्यू किया अभी जीएसटी के अंदर बच्चों। समझे? सर डायट बुक उठा के याद करने से क्या होता है, आप याद तो कर लोगे, आंसर भी आ जाएगा, पर लाइफ में कभी काम नहीं आएगा वो प्रोविजन। वो अभी उसका इंपैक्ट समझ में आया, कभी गलती भी नहीं होगी सर आपसे अभी एग्जाम में। क्लियर? और कोई आपको कंफ्यूज भी नहीं कर सकता बेटा अभी। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से। तो कुल मिला के क्या हुआ सर? बसंती जयवीरू याद आई क्या बेटा आपको? बसंती जयवीरू याद हो गया क्या बेटा आपको? फिर हमने पढ़ा क्या, टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो, क्या बोला हमने कि किस तरह से आप सर टैक्स प्लानिंग करके टैक्स सेव कर सकते हो। पर प्लानिंग इज अलाउड, इवेजन इज नॉट अलाउड बेटा। ये इवेजन था बेटा, जहां पे लोग जानबूझ के पेमेंट आ रहा है 18 अप्रैल के ऊपर, बुक्स में एंट्री मारे कब? 31 मार्च को बेटा। वहां गवर्नमेंट ने बोला क्या, अगर जिस दिन हमने बुक्स में एंट्री पास करी है और बैंक में क्रेडिट हुआ, उसके बीच में कभी रेट चेंज हुआ है, और जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में अगर पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो जब बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होगा वही क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। दिमाग खराब मत करना बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। सेक्शन नंबर 14 पूरा खत्म होता है अब। क्लियर? डन। सर बताइए क्या डाउट है आपको? सर सर तो आप बताओ क्या होना चाहिए, आप बताओ क्यों लगना चाहिए मुझे, ये बताओ आप। यहां मैंने बोला डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें कहा दिख रहा है आपको कि इनवॉइस टाइम पे इश्यू किया तो ये लेने का, नहीं तो कंप्लीशन लेने का सर। हाँ आया मजा? यस सर। सर प्लीज सर बोलिए बोलिए। एक मिनट, किसको आइडिया नहीं होगा? एग्जाम में बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, एग्जाम्स आपको हमेशा देगा कि 4 वर्किंग डे कौन से है। ठीक है, संडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच में हॉलीडे है कि नहीं, बोल एग्जाम देगा बेटा, वरना अपनों को कैसे पता पड़ेगा? अपनों को नहीं पता होगा तो हम 4 तारीख लिख के आएंगे बेटा। रिवर्स के लिए प्रोविजन दे नहीं रखा बेटा। ठीक है सर, प्लीज लास्ट में।
रिवर्स आज भी मेरे ख्याल से सेम प्रोविजन लगेंगे बेटा, ये सेम प्रोविजन लगेंगे ये वाले। 12 13 नहीं लगेंगे, ये लगेंगे सर, यही लगेंगे सर, प्लीज एक सेकंड। हाँ एक मिनट, सुनो सुनो। अच्छा अगर किसी की डाउट आ रहा है ना बेटा, तो आप भी उसको सुनो और कोशिश करो आप उसका आंसर दे पाओ। तो इसका मतलब आपको सब कुछ आता है बेटा, ठीक है। नहीं अगर डाउट का सॉल्यूशन कर रहे हो तो अच्छी बात है ना यार, और नहीं हो पा रहा आपसे आंसर तो सुनो ध्यान से, ठीक है। अच्छा क्लास में बैठ के पढ़ने का और इसी का रिकॉर्डिंग देने का फायदा ये तो है सर कि सबके डाउट यही सोल्व हो जाएंगे सर, ठीक है सर प्लीज। हाँ चलिए मैं बताता हूँ आपका, मैं ड्राफ्ट करता हूँ आपका पॉइंट। सर ये 6th केस की बात कर रहे हैं भैया, इन्होंने क्या बोला है सर कि 1 अप्रैल से रेट चेंज होके 18 हो जाएगी सर। मैंने बिल जो इशू किया वो बिल ये रहा, हाँ बिल ये रहा। मैंने जो बिल जो इशू किया, इनवॉइस जो इशू किया वो मार्च में इशू किया, पेमेंट अप्रैल में आया, कंप्लीशन भी अप्रैल में हुआ। तो मैंने जब मार्च में बिल इशू किया होगा, मैंने तो रेट मार्च वाली लगाई होगी साहब। तो आपने उस टाइम रेट कितना लगाया होगा बेटा बिल पे 12, पर एज पर टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस रेट ऑफ टैक्स कितना लगना चाहिए बेटा 18। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेटा 6% का डेबिट नोट इशू करेंगे बाद में आप, जिसको सप्लीमेंट्री बिल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। डेबिट नोट इशू करेंगे 6% टैक्स का केवल बेटा बाद में, ठीक है सर। सर हाँ जी, हाँ बेटा। तो पार्ट पेमेंट के लिए कुछ और हो जाएगा, पार्ट पेमेंट के लिए कुछ और हो जाएगा बच्चा। अगर मान लो पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, कुछ पेमेंट 31 मार्च से पहले आ गया, कुछ पेमेंट 31 मार्च के बाद आया, तो जो कुछ पहले आया उसके पहले प्रोविजन अलग लगेंगे, कुछ जो बाद में उसके लिए प्रोविजन अलग लग जाएंगे बच्चा, ठीक है सर। कूलिंग थोड़ा कम कर देते बेटा। सर यहां तक बात समझे क्या? अरे क्लियर, पक्का, डन। रिमोट है क्या बेटा पीछे? वो बोल रहे पीछे, ओके डन। अरे कुछ समझा क्या? और इसी के साथ टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है अब। ओके डन सर। तो एक मिनट, जो भी वीडियो क्लासेस में बेटा प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। डन, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। तो सर जो भी वीडियो लेक्चर में, ये लेक्चर को मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ ताकि नया चैप्टर नए क्लिप से मिलेगा आपको। ओके थैंक यू सो मच, मस्त हो गया, बढ़िया सर आप, पर ये चैप्टर आपके एंड पे होना चाहिए बेटा। थैंक यू।